मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कंटिन्यूड वीडियो। तो इसके पहले हमने बात की थी कि कैसे वॉर के बाद में अलग अलग कंक्लूजन निकाले गए कि ये जो वॉर के बाद का जो डिस्ट्रक्शन होता है इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है और इसको कैसे ठीक किया जाए। फाइनली ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस बैठी जहां पर वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी वो मेंबर नेशन बनकर आई और सब लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर क्या करना चाहिए, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो इंस्टीट्यूशन बिठाए गए थे, दैट आर ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, पहला IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक, है ना। उनकी वर्किंग और ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। IMF जो है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको कहा जाता है। इट इज एस्टेब्लिश टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। जो भी IMF के मेंबर नेशन है यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको उनका क्या एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है, यानी कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, इन सारी चीज़ों को के बारे में डील करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बिठाया गया ताकि चीज़ें डिस्कस कर सके, पता चल सके कि कहाँ पे चीज़ों को ठीक करना है, कहाँ पे चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है ना। जैसे कि पहले ये हो रहा था ना, वॉर के पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर किसी को लोन की ज़रूरत पड़ रही है, किसी कंट्री को, या फिर किसी कंट्री को किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो उनको दूसरी कंट्रीज के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन इसीलिए यही और फिर उन कंट्रीज को प्रॉब्लम आ जाती तो फिर वो तो सारा का सारा बंटाढार हो ही जाता, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, दो इंस्टीट्यूशन बिठाए गए कि अगर किसी कंट्री को ऐसी कुछ जरूरत लगती है फॉर लोन्स या फॉर किसी भी चीज के लिए, तो वो किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF से क्या कर सकते हैं, असिस्टेंस मांग सकते हैं, है ना। और उसके जो मेंबर नेशन है वहां पर उन चीजों के लिए हेल्प करेंगे। साथ ही में दूसरा जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज वर्ल्ड बैंक, उसको भी एस्टेब्लिश किया गया ताकि फाइनेंस जो है वो सेटअप हो सके पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि वॉर के बाद में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसके फाइनेंस के लिए जो हेल्प करेगा वो कौन होगा, वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। अब किस बेसिस पे बिठाएगा, अब जैसे IMF है ना, तो ये मॉनेटरी सिस्टम को क्या करेगा, सारा कुछ समझेगा, देखेगा। मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, ठीक है, इनको देखेगा समझेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया ना, इन दोनों इंस्टीट्यूशन में ऐसा डिसाइड हुआ कि जो जैसे कंट्री है, ट्रेड होता है, जैसे यहाँ से इंडिया से US में कोई सी चीज एक्सपोर्ट की गई, तो अब इंडिया की तो नेशनल करेंसी अलग है और US की नेशनल करेंसी अलग है, तो फिर किस हिसाब से हम पैसा एक्सचेंज करें, है ना, कि कितने रुपए का हम उधर दें, उधर कितने जो भी उनकी करेंसी चल रही है, डॉलर वगैरह चल रहा है, तो उसमें वो लोग कितने में हमसे एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को, है ना। तो वो एक प्रॉपर पता होना चाहिए ना कि उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट होगा, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, नेशनल करेंसीज को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। यानी कि जैसे हमारा जो एक इंडिया की बात अगर हम करें, $1 जो है वो 75 रुपए के हिसाब से 75, 71 to 75 वो चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो इससे लिंक कर दिया गया। और डॉलर को किससे लिंक कर दिया गया, ये अभी 75, तो अब इस पोजीशन में आके बता रही हूँ, उस समय पे तो और कम था, है ना। मतलब काफी स्थिति तब तो चलो ठीक है, अभी तो इन सारी चीजों का भी छोड़ते हैं, ये आप इतना दिमाग में लेके चलो कि करेंसीज को एक दूसरे से लिंक कर दिया, एक फिक्स एक्सचेंज रेट लगा दिया कि इसका एक्सचेंज, इस करेंसी का एक्सचेंज अगर इस करेंसी से होगा तो इतने में होगा, ठीक है। और डॉलर को एक स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया कि डॉलर से ही सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेट होंगी, एक्सचेंज होंगी, मतलब उसके हिसाब से ही देखा जाएगा कि दूसरी करेंसी की कितनी वैल्यू रखनी है। साथ ही साथ में डॉलर को गोल्ड से रिलेट कर दिया गया कि डॉलर जो है वो गोल्ड, इतने में इतना गोल्ड खरीद पाएंगे, तो फिर वो सारा का सारा मनी रिलेटेड काम जो है वो ऐसे हो गया कि गोल्ड की प्राइस इतनी तो डॉलर की प्राइस इतनी, और फिर डॉलर से बाकी सारी करेंसीज का क्या कर दिया गया, इंटर रिलेट कर दिया, मतलब उनको एक फिक्स एक्सचेंज रेट में बिठा दिया गया, ठीक है। समझ में आया। इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। दीज आर बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट, जो अभी मैंने आपको बताया ना, एक्सचेंज रेट के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। इतना क्लियर है। कौन बेसिकली
इस चीज को ज्यादा गाइड कर रहा था या फिर कौन बेसिकली एक एज अ लीडर सारी चीजों को देख रहा था, तो दैट वाज बेसिकली देखा जाए तो यूएस ने सारा कुछ एक लीड ले रखी थी दोनों इंस्टीट्यूशन की और बढ़िया से संभाल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन अभी तक चल रहे हैं। अब ये किस समय की बात कर रही हूँ मैं ये सारी चीज, जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बिठाए गए थे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा चेंजेस इनमें भी आ चुके हैं। और उसी समय पे अगर हम देखें तो क्या ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बिठाने के बाद में प्रॉफिट हुआ, चीजें ठीक हुई? क्योंकि वॉर के बाद में ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बनाए थे और इसलिए बनाए थे ताकि चीजें ठीक हो जाए, कंट्रीज को असिस्टेंस मिले, है ना। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ एंड ट्रेड एंड इनकम। तो देयरफॉर ये उस टाइम पे काफी अच्छा डिसीजन सिद्ध हुआ टू सेट अप दीज ब्रिटेन वुड ट्विंस और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। काफी बढ़िया से ग्रोथ जो है वो देखने को मिली कंट्रीज के बीच में और काफी ज्यादा इनकम यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट होने लगा। एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो वर्ल्ड ट्रेड की अराउंड 80% बढ़ गई और इनकम जो है वो अराउंड 5% लोगों की बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5% से नीचे आ गया। तो एक तरीके से काफी अच्छा एक डिसीजन साबित हुआ ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का। इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो भी एक रेस में लग गई कि उनको भी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एस्टेब्लिश्ड नेशंस हैं उनके साथ में compete करना है, आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं उनको भी डेवलप होना है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी भी हेल्प करने के लिए ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग तरीके से फाइनेंस असिस्टेंस देना शुरू किया ताकि ओवरऑल देखा जाए तो सारी कंट्रीज धीरे धीरे क्या हो जाए, धीरे धीरे करके स्टेबल हो जाए इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब इसके और क्या क्या इम्पैक्ट रहे डेवलपिंग कंट्रीज में और क्या चीजें होने लगी, क्योंकि अब इसके बाद में, इस पीरियड के बाद में जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे उस पीरियड तक बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अभी तक कॉलोनाइज्ड थी। यानी कि ये जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के अंदर की जो मेंबर नेशन थे उन नेशंस ने दूसरी बहुत सारी कंट्री को कॉलोनाइज किया हुआ था, जैसे कि इंडिया है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग नेशंस थे जिनको कॉलोनाइज किया हुआ था। तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, उनके अंदर भी इंडिपेंडेंस आएगा और उनके अंदर भी डीकॉलोनाइजेशन होगा, है ना। तो अब उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे सारी चीजें ठीक होंगी, वो डेवलपिंग कंट्रीज क्या डिमांड करेंगी इन ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन से, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन कैसे रिएक्ट करेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इतना आपको क्लियर है और समझ में आ गया है। इसी तरीके से सारे वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप आराम से बैठकर बिंज वॉच कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है, तो आप इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना हिंदी मीडियम चैनल ऑल्सो, है ना। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ताकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए कि ऐसे पैसे होते तो और ऐसी कोचिंग कर लेता या ऐसा कंटेंट मुझे मिल जाता, ये प्रॉब्लम आप ना फेस करें। इसलिए हम लोग क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, बिल्कुल यूट्यूब पे, ऐप पे और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 2 वीडियो दिखा के हम आपको कोई सब्सक्रिप्शन या कोई पैकेज नहीं लेने के लिए कहेंगे। आप आराम से कितनी बार वीडियो देख सकते हो, कितनी बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।